नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवेश। स्वागत करता हूं आपका कहानियों की इस विशाल दुनिया में। लेकर आ चुका हूं बिगफुट से जुड़ी एक और बेहद रोमांचक कहानी। तो अपने अपने हेडफोन्स पहनिए, आंखें बंद करिए और चलिए निकल पड़ते हैं कहानियों के इस रोमांचक सफ़र पे। मैं यूएस फॉरेस्ट सर्विस के लिए काम करता हूं। एफएस के साथ मेरी 20 से अधिक वर्षों की सेवा के दौरान बहुत सी रोचक से लेकर काफ़ी असामान्य घटनाएं हुई हैं। वानिकी कार्य में उनके अनुभवों के बारे में इस और अन्य साइटों पर अन्य लोगों के अनुभवों को पढ़कर मैं अपने स्वयं के अनुभव साझा करना चाहता हूँ। मैं यह कहकर शुरू करता हूँ कि यूएसएफएस की सख्त सोशल मीडिया नीतियाँ हैं, ज़्यादातर संघीय सरकार करती है, और अगर मैंने अपना असली नाम इससे जोड़ा है तो मुझे कार्मिक प्रबंधन के कार्यालय से फ़ोन आएगा और शायद इसके साथ जाने के लिए एक गुलाबी पर्ची। मैं इस कारण से अपना नाम साझा नहीं करूंगा। मैं यह नहीं कहूंगा कि किस राष्ट्रीय वन में काम करता हूं, लेकिन यह देश के मध्य में है और 50,000 एकड़ से कम है। हमारे पास विशाल पहाड़ या पानी के विशाल निकाय नहीं हैं, लेकिन हमारे पास कुछ नदियां, कुछ जंगल क्षेत्र और युगों तक तलाशने के लिए पर्याप्त भूमि है। हमारे छोटे से राष्ट्रीय वन में बहुत सारा इतिहास जाता है और बहुत सी अजीब चीज़ें होती रहती हैं। जब तक मैं अपना नाम और किस जंगल में काम करता हूँ नहीं बताता, मुझे अपनी कहानियाँ सुनाने में सहज महसूस करते रहना चाहिए। मेरे पास उनमें से बहुत से किस्से हैं, लेकिन इसे सुनने के बाद मुझे बताएं कि क्या आप और सुनना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि आपके इलाके में किसी तरह की राक्षस कथा है। मेरा मतलब है कि बिगफुट को हर जगह देखा गया है। जैसे भी हमारे राष्ट्रीय वन में कुछ राक्षस किंवदंतियां हैं। विशेष रूप से एक ने मुझे हमेशा प्रतिवादित किया है क्योंकि मैंने इसे देखा है। मैं राक्षस का नाम नहीं बता सकता क्योंकि यह मुझे कहाँ स्थित है इसका बहुत बड़ा विवरण दे देगा, लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूँ कि यह कैसा दिखता था। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। गर्मियों के बीच में मुझे कुछ समय के लिए ट्रेल्स पर नियुक्त किया गया था, इसलिए मेरा काम स्वयं सेवकों के एक झुंड को जंगल के काफ़ी दूर के हिस्से में आक्रामक प्रजातियों पर नियंत्रण करने के लिए ले जाना था। मूल रूप से हमें जापानी हनिस्कल का एक गुच्छा खींचना पड़ा क्योंकि यह एक प्राकृतिक क्षेत्र के पास जंगल की आग की तरह फैल रहा था, जिसमें एक बहुत ही दुर्लभ ऑर्किड बन रहा था। आक्रामक पौधों से जंगल को खतरा है, इसलिए हम सभी एक वन सेवा सड़क के अंत में मिले जो लगभग 2 मील की ड्राइव पर थी। हमारी बहुत सी सेवा सड़कें पुरानी और ऊबड़ खाबड़ हैं, जब वे राष्ट्रीय वन बनने से पहले खेत की सड़कें थीं। एक बार जब हम उस स्थान पर पहुंच गए तो हमें उस प्राकृतिक क्षेत्र में 2 मील अतिरिक्त बढ़ना पड़ा जहां हनिस्कल स्थित था। हम वहां पहुंचे और अपना काम करने लगे। यह क्षेत्र घने जंगलों वाला है और गर्मियों के बीच में और भी भयानक हो जाता है। यह एक नदी के ठीक बगल में भी है, इसलिए विशाल बेंत और पानी सहन करने वाले पौधे मोटे हो जाते हैं। इसके अलावा हर जगह जहरी आईवी, टिक्स, काटने वाली मक्खियाँ और यहाँ तक कि रेटल स्नेक और वॉटल मोकासिन भी मौजूद है। तो अपने आसपास कुछ भी स्पष्ट रूप से देखना साल के इस समय यह संभव नहीं है। हम अपने काम के विवरण में लगभग 2 घंटे बैठे थे जब हम सभी नदी की ओर आने वाली ध्वनि से हिल गए। यह सबसे तेज और गहरी चीख थी जो मैंने कभी सुनी थी। यह लगभग एक मालगाड़ी के गर्जने की तरह लग रही थी, लेकिन यह किसी तरह की जीवित चीज से आ रही थी। हमारे पास कभी कभी भालू, भेड़िए और कौगर होते हैं जो इस क्षेत्र से गुजरते हैं, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक आबादी भी नहीं है। मेरा मतलब है कि वहाँ है, लेकिन वह वहाँ नहीं भी है। खैर, यह एक अलग कहानी है। गर्जन जारी रहा और हम सभी को विशेष रूप से हिला दिया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यह करीब आ रहा है। मुझे लगा यह भालू है जो इस क्षेत्र में भ्रमण करता है। यह सबसे अधिक संभावना तब होती है जब कोई नदी दूसरे राज्य से आ रही हो। भालू विशेष रूप से नर साथी की तलाश में दूर दूर तक यात्रा करते हैं। जैसे ही आवाज़ इतनी करीब आई कि ऐसा लगा कि यह हमारे बिल्कुल करीब ही आ चुकी है, यह अचानक बंद हो गई। फिर कुछ मिनटों के लिए मौन और कुछ नहीं, लेकिन हमें ताजी मिट्टी की गंध आने लगी। वास्तव में गंदी गंध, आमतौर पर एक गंदी नदी के कीचड़ भरे किनारे में पाई जाती है। मेरे सहित हम में से लगभग 5 लोग थे। हम सब एक ही रास्ते का सामना कर रहे थे। जिस तरह से हमने सोचा था कि हमने गर्जना सुनी है, लेकिन मुझे लगता है
कि हमने दिशा की गलती की है। अगली आवाज़ हमारे ठीक पीछे थी। यह लगभग 3 से 4 फीट ऊंचाई से ज़मीन पर गिरने वाली मिट्टी की तरह लग रही थी। मैं अपने सबसे बुरे डर को सच होते देखने के लिए मुड़ा। मुझे इस बात के बारे में बताया गया है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसे देखूंगा। यह बहुत बड़ा था, शायद 7 या 8 फीट लंबा, बहुत भारी, कीचड़ से ढका, जिस तरह की मिट्टी आपको नदी के तल पर मिलेगी। भयानक बदबू आ रही थी। मैं एक आदमी की तरह सीधा खड़ा था। इसके अंग मंसल थे, एकदम हष्ट पुष्ट। यह उतनी ही तेज दौड़ सकता है अगर किसी इंसान से तेज नहीं दौड़ सकता। इसके हाथ पंजे में समाप्त हो गए, जो कि तेज नुकीले बिल्ली जैसे बिंदुओं पर आए, जो लगभग 3 इंच लंबाई के थे। उसका बड़ा सिर बहुत छोटी गर्दन पर बैठा था। उसकी काली बिंदीदार आंखें गहरी और बड़ी बड़ी गर्दियों में हमें घूर रही थी। इसका मुंह कम से कम 3 या 4 इंच लंबी और टेढ़े मेढ़े दांतदार दांत, जो खून और कीचड़ से लथपथ थे, ऊपर और नीचे की पंक्तियों को दिखाते हुए खुले में लटके हुए थे। एक बार जब यह जान गया कि हम जानते हैं कि वह वहाँ है, तो इसने एक और गर्जना की। मैं उस समय सिर्फ एक ड्रिल टेक्नीशियन था, कानून प्रवर्तन नहीं। मेरे पास कोई हथियार नहीं था, यह सरकार द्वारा प्रतिबंधित था। मेरे पास जमीन से पौधे की जड़ें को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण था, लेकिन यह कोई पुराने जमाने का राक्षस मारने वाला फावड़ा नहीं था। इसका अधिकांश हिस्सा प्लास्टिक का था, इसलिए मैंने केवल वही किया जो मुझे पता है कि क्या करना चाहिए। चिल्लाओ, दौड़ो। जब हम दौड़ रहे थे, मैंने सुनिश्चित किया कि मेरे स्वयं सेवक मेरे सामने हों। जीव ने पीछा किया। मैं इसे देखने के लिए नहीं मुड़ा, लेकिन मेरे सामने दौड़ रहे स्वयं सेवकों की भयानक चीख और भयानक मुड़े हुए चेहरे यह बता रहे थे कि वह बेहद करीब है। मैं इसे सुन सकता था। छोटे पेड़ों के माध्यम से फाड़ कर यह जंगल के मध्य में चलने वाले बाइसन की तरह लग रहा था। बहुत देर हो चुकी है। मैं रुका और देखा कि जीव मेरे पीछे है। यह मेरे एक साथी स्वयं सेवक के साथ था जो गिर गया था। उसका पेट फट चुका था। मैंने जो देखा उसका वर्णन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह था कि यह एक कुत्ते की तरह लग रहा था, जिसके सामने के पैर स्वयं सेवक के कंधों पर थे जब वह उसके पेट पर काट रहा था और हिंसक रूप से उसके सिर को एक तरफ से हिला रहा था। यह पूरे समय गर्जना करता था, लेकिन इसकी आवाज़ में एक मफल था, क्योंकि स्वयं सेवक का मांस उसके मुंह के अंदर था। मैं उस दिन उसके चीख और पुकार को कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैंने उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो मैं भागा। मैं बाकी स्वयंसेवकों के साथ अपने ट्रक की ओर भागा और मैंने एक विशेष कोड देते हुए हमारे डिस्पैच में रेडियो डाला। एक बार जब हम मुख्य वन सेवा सड़क पर वापस आ गए, जहां हम सभी ने पार्क किया था, हमारे कानून प्रवर्तन और जिला रेंजर जल्दी ही आ गए। मैंने सभी को उनके वहां पहुंचने तक रहने दिया। मुझे जाने के लिए कहा गया था, जबकि वह स्वयं सेवकों से बात करते रहे। मुझे नहीं पता क्या हो गया था। मुझे पता है कि आधिकारिक तौर पर हमने इस बात से इनकार किया था कि वह स्वयंसेवक कभी हमारे साथ नहीं था। वह अब महज एक लापता व्यक्ति का विषय है। हमने जंगल के उस हिस्से को एक लोकप्रिय मनोरंजन क्षेत्र से शुरू करके आग लगा दी, ताकि यह एक परित्यक्त कैंप फायर से एक आकस्मिक आग की तरह दिखाई दे। हमने उस क्षेत्र को बाहर निकालने से पहले उस क्षेत्र को वास्तव में अच्छी तरह से जलने देना सुनिश्चित किया। वन सेवा हमारे अलावा स्वयं सेवक के बारे में सच्चाई कोई नहीं जानता। अन्य स्वयं सेवकों को यह सुनिश्चित किया गया था कि वे इसके बारे में कभी नहीं बोलेंगे, और उनके बारे में मैं बस इतना ही कहूँगा कि वे जीवित हैं। वह प्राणी वास्तविक और भयानक था। यह एक आसान भोजन पर फीड करता है। सावधान रहें जब आप सभ्यता से दूर एक जंगल में, विशेष रूप से एक नदी के किनारे गहरे जंगल की खोज करते हैं। यह मज़ेदार है क्योंकि यहाँ के जंगल के आसपास के ये छोटे शहर इस जीव को मानते हैं और इसका उपयोग पर्यटन के लिए करते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि यह वास्तविक है और यह क्या कर सकता है। सभी स्थानीय और कई पर्यटक समान रूप से आपको बताएंगे कि हम संघीय सरकार ने कौगर, भेड़िए, भालू, यहाँ तक कि रेटल स्नेक को अचिन्हित काले हेलीकॉप्टर से राष्ट्रीय वन में गिरा दिया। रेटल स्नेक हमेशा से यहाँ रहे हैं, वे स्वाभाविक रूप से यहीं रहते हैं। भेड़िए, भालू और कौगर हालांकि यहाँ स्वाभाविक रूप से तब तक पाए जाते थे जब तक कि अग्रणी बसने वालों ने पूरे जंगल को काट कर उन्हें भगा नहीं दिया। हालांकि हमारे पास एक घटना थी, एक स्थानीय हाइकर जिसने सोशल मीडिया पर अपने लिए एक नाम बनाया है। वह अपनी हाइक करता है और उन्हें इंटरनेट पर पोस्ट करता है। सबसे पहले उसे कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि वह जाने माने आसान लंबी पैदल यात्रा करता था।
अब वह चला जाता है जंगल के कुछ ऐसे दुर्गम इलाके में। वह उन जगहों पर जाता है जहां मैं भी कभी नहीं गया था। एक दिन हम एक जंगल क्षेत्र में थे जहां हमने एक मादा काले भालू को खोल दिया जिसे उसके शावकों से मिलना था। उसे वीडियो और तस्वीरें मिली और वह वहां से निकलने में सफल भी रहा। उसने सही काम किया और हमें पहले फ़ोन किया। हमने कहा कि जब तक हम इसकी अनुमति नहीं देंगे तब तक वह सामग्री पोस्ट नहीं करेगा। हमें उसे यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत बुरा धमकाना भी पड़ा कि वह यह सब कभी बताएगा नहीं। हमें वास्तव में संघीय सरकार और श्रृंखला के ऊपर के लोगों के संपर्क में रहना पड़ा और उन्होंने कुछ लोगों को एक एजेंसी से भेजा जो कई एजेंसियों को चीज़ों को शांत रखने में मदद करती हैं। काले सूट पहने लोग काली एसयूवी चलाते हुए उस हाइकर के घर पहुंचे और उसे एक शब्द भी ना कहने के लिए मना किया, लेकिन उन्होंने उसे अपने वीडियो बनाते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। वे नहीं चाहते थे कि लोगों को इसके बारे में संदेह हो। मैं इस बच्चे से एक बार मिला था और उससे पूछा कि क्या उसने कभी कुछ ऐसा देखा है जिसे वह जंगल में समझा नहीं सकता था। इससे पहले लोगों को भालुओं पर उसे चुप करना पड़ता था। उसने मुझे बताया कि वह नदी के किनारे झाड़ झंकाड़ कर रहा था और उसने किसी बड़े जानवर को देखा जिसे वह ठीक से समझा भी नहीं सकता था। जब उसने मुझे बताया तो वह अपना कदम वापस नहीं ले सका क्योंकि क्षेत्र जल गया था। मुझे ठीक ठीक पता था कि उसने क्या देखा था। हम इसे गुप्त रखते हैं क्योंकि लोग घबराएंगे। आधिकारिक तौर पर कई सालों से यहाँ कोई भालू आबादी नहीं है। किसी को नहीं पता होगा कि इसे कैसे संभालना है और जंगल शायद कुछ जंगली पश्चिम में बदल जाएगा जिसमें बंदूकें धधक रही होंगी और हर कोई अपने साथ एक हथियार छुपा कर रखेगा। इसलिए हम वह करते हैं जो हमें इसे शांत रखने के लिए करना है, लेकिन अंततः हम इसे ज़्यादा दिनों तक नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे यकीन है। मेरा अगला अनुभव उस क्षेत्र का होता है जिसे वहाँ होने वाली घटनाओं के लिए नामित किया गया है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है और मुझे इसकी असली जानकारी है, लेकिन लोग इसे निर्दोष समझते हैं और हानिकारक नहीं। लेकिन मैं सच जानता हूँ, हम सच्चाई जानते हैं। मैं आपको इस जगह का नाम बहुत बुरी तरह से बताना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा करने से आप जल्दी से गूगल को बता पाएंगे कि मैं किस जंगल के लिए काम करता हूँ। मैं आपको यह सब बातें बताकर रिस्क ले रहा हूँ। अगर उन्हें पता चल गया तो शायद मुझे रुकना पड़ेगा, वरना मुझे कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं यह नहीं कहने जा रहा हूँ कि यह कहाँ है, भले ही आप इसका अनुमान लगा लें। वैसे भी कहानी पर वापस आते हैं। जब मैं ट्रेल क्रूज़ पर था, थोड़ी देर के लिए मैं अकेला रह गया था। बजट में कटौती और टर्नओवर दर ने ऐसा किया, और क्योंकि हम अपने कर्मियों को जंगल की आग के मौसम के दौरान पश्चिम से बाहर भेज देते हैं, आप बहुत सारी परियोजनाओं पर अकेले पड़ जाते हैं। इसलिए मुझे जंगल में एक स्थान पर एक लूप ट्रेल को साफ करने का काम सौंपा गया था। लूप ट्रेल में एक लोकप्रिय ट्रेल शामिल है जिसका उपयोग अक्सर थ्रू हाइकर्स और घुड़सवारी करने वालों द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे नीचे के पेड़ों से दूर रहना पड़ता था। मैंने अपने चेनसॉ के साथ पगडंडी पर लंबी पैदल यात्रा शुरू की। कुछ मील की दूरी पर मैंने पेड़ों को नीचे की पगडंडी पर देखना शुरू कर दिया। वे चीड़ के पेड़ थे। चीड़ के पेड़ यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। गंभीर कटाव को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए उन्हें जंगल के शुरुआती दिनों में लगाया गया था। लक्ष्य हमेशा चीड़ के बाहर निकलना था, लेकिन पेड़ के गले लगाने वालों ने ऐसा होने से रोक दिया। यह पागल हैं, क्योंकि ये पाइन इतने छाया सहिष्णु हैं कि वे हमारे मूल दृढ़ लकड़ी को मार रहे हैं। वैसे भी हवा की एक साधारण सी फुसफुसाहट इन चीज़ों को आसानी से नीचे ले जाएगी और अंत में सभी प्रकार की समस्याओं का कारण बनेगी। पगडंडी के पार मैं जिस पहले पेड़ पर आया वह एक सभ्य आकार का चीड़ था। मेरे पास एक कुल्हाड़ी थी, लेकिन यह काफ़ी बड़ी थी, जहाँ मुझे अपने जंजीर का इस्तेमाल करना पड़ता था। इसलिए मैं अपने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण रखता हूँ, जिसमें कठोर टोपी, सुरक्षा चश्मा, ईयर मफ्स, लेग चैप्स और दस्ताने शामिल हैं। मैंने पेड़ काटना शुरू किया, तभी मैंने एक भयानक चीख सुनी, खून से लथपथ चीख। मैंने काटना बंद कर दिया, आरी को बंद किया, अपने कान से मफ हटा दिए और सुनने लगा, पर मैंने कुछ नहीं सुना। इस अनुभव के बारे में पहली डरावनी बात यह थी कि कोई आवाज़ नहीं थी। कोई पक्षी नहीं चहक रहा था, कोई श्वेत पटल नहीं चल रहा था, कोई पेड़ हवा से नहीं चिल्ला रहा था, यहाँ तक कि कोई हवा भी नहीं थी। सब कुछ शांत था। मैंने अपने गियर वापस डाले और जैसे ही मैंने पेड़ को काटा, चीख पुकार एक बार फिर शुरू हो गई। चीख जारी है। मैं पूरी तरह से चौंक गया था।
वह आवाज़ पेड़ से आ रही थी। यह ज़ोर ज़ोर से आ रही थी, मानो किसी टनल से आ रही हो। मैंने अपनी आरी पकड़ी और उसे बाहर निकाल दिया। जब वह गिरे हुए पेड़ से छूटा तो उसके भीतर से तरल छींटे पड़े और वह मेरे चेहरे और मेरे शरीर के सामने के हिस्से में चला गया। तरल गाढ़ा था, बिल्कुल खून जैसा। भयभीत और सदमे में मुझे नहीं पता कि क्या करना है। फिर से आरी शुरू की और वापस पेड़ को काटना शुरू किया। यह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रहा। मेरे चारों ओर खून की फुहारें और भी तेज हो रही थीं। मेरे कान के मफलर के बावजूद यह चीखें मुझे बहरा कर रही थीं। जब तक कि मैं अंत में इसे काट नहीं देता, मैं बाकी पेड़ों को काटने में सक्षम था ताकि निशान साफ हो सके। जहाँ मैंने काटा वहाँ से गरारे करने की आवाज़ें आईं। ऐसा लग रहा था कि पेड़ अपने ही खून में दम घोट कर मर गया। मुझे उस दिन पगडंडी के करीब 12 और पेड़ काटने पड़े। जैसे ही मैंने उनका शासन समाप्त किया, उनमें से हर एक चिल्लाया और लहूलुहान हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे बस इसकी आदत हो गई। मैंने ट्रेल सुपरवाइज़र्स को इसके बारे में बताने की कोशिश की और उसने मुझे बीच में ही रोक दिया और मुझसे कहा कि भूल जाओ, आगे बढ़ो और अपना काम करो। तो मैंने यही किया। मुझे लगता है कि अभी के लिए बस इतना ही। मेरे पास साझा करने के लिए और भी बहुत से अनुभव हैं और वे होते रहते हैं। अगर इन कहानियों में कोई दिलचस्पी लगती हो तो मैं कुछ और सुनाऊंगा, जब तक कि कोई यह नहीं जान जाता कि मैं कौन हूँ। तो यह थी दोस्तों आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी हो और बाकी की कहानियाँ भी पसंद आती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। मिलता हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए शुक्रिया।